BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ है वो है लेसन नंबर 18 इकोसिस्टम पार्ट 2 अर्थात परिसंस्था, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमने जो परिसंस्था या लेसन शुरू की थी पिछले वीडियो में, हमने उसमें क्या जाना? तो हमने उस वीडियो में चर्चा की थी परिसंस्था क्या है। उसके बाद हमने परिसंस्था के प्रमुख घटकों को देखा जो कि सजीव, निर्जीव या जैविक, अजैविक घटक होते हैं। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम परिसंस्था के कुछ प्रकार जानेंगे, जिसमें भू परिसंस्था और उसके बाद जलीय परिसंस्था पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने परिसंस्था की रचना जो पिछले लेसन में हमने चर्चा की थी उसको जान लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि जैविक अजैविक घटकों से परिसंस्था की रचना होती है। अब परिसंस्था में जो भी सजीव हैं वो किसी न किसी तरह से दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं। वनस्पतियां निर्जीव घटकों का प्रयोग करते हुए अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, इसलिए वो स्वयं पोषी घटक हैं। और बाकी जो सजीव हैं, प्राणी हैं, वो इन्हीं वनस्पतियों पर आधारित होते हैं, वनस्पतियों को खाते हैं। फिर और शाकाहारी भक्षक प्राणी अन्य सजीवों का उपयोग भोजन के लिए करते हैं। वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए हवा, पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, नमी जैसे अजैविक घटकों की आवश्यकता होती है। तो अजैविक घटकों का उपयोग करते हुए वनस्पतियां जीवित रहती हैं, इसलिए इन्हें हम स्वयं पोषी कहते हैं। जबकि छोटा से छोटा सजीव, जीव जंतु, दीमक, चींटी, जीवाणु, फफूंदी जैसे घटक जो है ये विघटक कहलाते हैं, अर्थात ये सजीव, निर्जीव, जैविक, अजैविक घटकों का विघटन करते हैं और दोनों से जुड़े होते हैं। ये सजीवों के मृत अवस्था को निर्जीव अजैविक घटकों में बदल देते हैं। सजीव परिसंस्था के अजैविक घटकों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं या उत्सर्जित करते रहते हैं। तो सजीव क्या करते हैं? अजैविक घटकों का उपयोग भी करते रहते हैं। इसलिए परिसंस्था के जैविक घटकों के कारण अजैविक घटकों का अनुपात कम अधिक होता रहता है। परिसंस्था के प्रत्येक सजीव घटक का आसपास के अजैविक घटकों पर परिणाम होता है, जिसका सीधा परिणाम परिसंस्था के अन्य सजीवों पर होता है, क्योंकि सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी घटक कम या अधिक होने पर दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। पानी घटक कम हो गया, निश्चित रूप से सभी सजीवों पर असर पड़ेगा। हवा कम हो गई तो भी असर पड़ेगा। सारे सजीव
कम हो गए तो दूसरे अन्य सजीवों यानी प्राथमिक भक्षक कम हो गए तो द्वितीयक पर असर पड़ेगा। तो इस तरह से सभी को एक दूसरे से संबंध है, असर पड़ता है। तो परिसंस्था के प्रत्येक सजीव उसी संस्था में रहते हुए संचलन करते हुए विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इस सजीव का परिसंस्था के अन्य सजीव के संदर्भ में स्थान, उनके द्वारा निभाने वाली भूमिका को निश कहा जाता है। यानी सजीव का सजीव के साथ छोटे से परिसर में जो संबंध है, भूमिका है, वह भी एक परिसंस्था है, लेकिन उसे छोटी परिसंस्था निश कहा जाता है। जैसे कि यह एक सजीव है सूर्यमुखी का फूल। इस पर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जैसे कि चींटी, भौरा, मधुमक्खी इत्यादि इस पर निर्भर है। तो इस एक सजीव पर दूसरे सजीव निर्भर हैं। जबकि अजैविक घटक जो है ऑक्सीजन, यह इसी सजीव के कारण हवा में जाता है। तो सजीव घटक भी इस पर निर्भर हैं और अजैविक उत्पादन भी इस एक वनस्पति के कारण हो रहा है। तो हमने देखा किस तरह से ये चींटी जो है या मधुमक्खी जो है वह निर्भर है सूर्यमुखी पौधे पर, फूलों पर, और उसी प्रकार सूर्यमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन मुक्त करता है और जरूरत पड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। तो ये अजैविक, जैविक दोनों घटकों का यहाँ पर संयोजन दिख रहा है। तो सूर्यमुखी का पौधा हवा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और मधुमक्खी, चींटियों जैसे कीटकों के लिए वह घर और भोजन दोनों का काम करता है। तो निश क्या हुआ? एक छोटे से परिसंस्था है यानी हिस्सा है। जबकि हमारी पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में जब इस तरह के जैविक अजैविक घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी विशाल परिसंस्थाएं बन जाती हैं। निश एक छोटी परिसंस्था है और ऐसी बड़ी विशाल परिसंस्थाओं को बायोम्स कहते हैं। बायोम्स भी परिसंस्था है लेकिन बड़ी परिसंस्था है। और इस पूरे पृथ्वी पर चूँकि हम जानते हैं पानी है और ज़मीन है, भू क्षेत्र है, जल क्षेत्र है। जल क्षेत्र बहुत ज़्यादा 79%, भू क्षेत्र बहुत कम 21%, फिर भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस तरह से ये दोनों क्षेत्र में दो तरह की परिसंस्था बायोम्स पाए जाते हैं। तो एक परिसंस्था है भू यानी जमीन पर स्थित, दूसरा है जलीय परिसंस्था। तो बायोम्स दो प्रकार के, भू परिसंस्था, जलीय परिसंस्था, ये भी बायोम्स परिसंस्था ही है। तो पृथ्वी पर हम दो विशाल परिसंस्थाएं देखते हैं, भू और जल की परिसंस्थाएं। भू परिसंस्था पर हम अगर प्रकाश डालें तो जमीन पर एक तो होते हैं जहां घास उत्पन्न होता है, तो घास वाले प्रदेश की परिसंस्था, और दूसरा है जहां पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जंगल वाली वनों की परिसंस्था। और जहाँ पर ये नहीं है तो उन्हीं में मिला जुला कर कुछ मरुस्थलीय परिसंस्था जहाँ पर बहुत कम घास या पेड़ पौधे पाए जाते हैं या जहाँ पर बर्फ पाए जाते हैं। तो ऐसे भी परिसंस्थाएं, लेकिन खासकर हम दो चर्चा करेंगे, घास के प्रदेश की परिसंस्थाएं और सदाबहार वनों की परिसंस्थाएं। तो घास की परिसंस्था में बहुत सारे प्राणी निर्भर हैं घास वाले प्रदेश में। तो गाय, हिरण, गिलहरी से लेकर सांप, पक्षी, लोमड़ी, शेर, गिद्ध, चील, ये सभी घास वाले प्रदेश की परिसंस्था में पाए जाते हैं और उन पर निर्भर रहते हैं।
क्योंकि घास के प्रदेशों में इनके रहने छिपने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। घास के बहुत प्राणी पाए जाते हैं, उन पर निर्भर वाले अन्य भक्षक प्राणी भी पाए जाते हैं। तो जिस प्रदेश में वर्षा का अनुपात बड़े बड़े वृक्षों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त होता है, कम बारिश होती है, वहाँ पर घास के प्रदेश बनते हैं, और कम हो जाएंगे तो वह उष्ण रेगिस्तान प्रदेश बन जाएगा। तो घास बनता है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में फिर छोटे छोटे कीटक से लेकर अन्य प्राणी का वास होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ कम ऊंचाई की होती हैं, छोटी होती हैं, घनी भी होती हैं, तो उसमें छोटे मोटे कीड़े अधिक रूप में रह सकती है। और जहाँ बड़ी बड़ी घास है वहाँ पर बकरी, भेड़, जिराफ, जेब्रा, हाथी, हिरण, चीता, बाघ, शेर प्राणी भी पाए जाते हैं। उसी प्रकार पक्षी, कीटक, सूक्ष्म जीव भी यहाँ पर बहुतायत पाए जाते हैं। तो यह है घास वाले प्रदेश की परिसंस्थाएं। उसके बाद दूसरा है सदाबहार वनों की परिसंस्था, यानी अर्थात साल भर इसमें यहाँ पर पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष मौजूद रहते हैं। अक्सर यहाँ बारिश होती रहती है और यह प्रकृति निर्मित है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर घास नहीं, जंगल है, वन है, और वन में भी बहुत प्राणियों का निवास होता है, जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ चींटी, टिड्डा, मकड़ी, तितली से लेकर सांप, पक्षी, गिरगिट, लोमड़ी और बाघ, शेर, चीता इत्यादि भक्षक पाए जाते हैं। तो ये सदाबहार वनों की परिसंस्था है। यह प्रकृति निर्मित ही है और बहुत से प्राणी एक जगह रहते हैं। दूसरी परिसंस्था है, जमीन से आकर हम आएंगे पानी में, जलीय परिसंस्था। नाम से ही पता चलता है यह पानी की परिसंस्था है और पृथ्वी का अधिकांश जल खारा पानी है, तो मीठा पानी बहुत कम है। तो भी जलीय संस्था को दो भागों में बांट सकते हैं, मीठे पानी की परिसंस्था, दूसरा है खारे पानी की संस्था, यानी समुद्र के जल में जो परिसंस्था है। तो मीठे पानी की परिसंस्था का अर्थात नदी, तालाब, झरना, झील, ये मीठे पानी की परिसंस्था होती है। इस परिसंस्था में नदी द्वारा और पानी के प्रवाह द्वारा ऊर्जा संक्रमित होती है और इनके तलों में असंख्य विघटक भी होते हैं। तो यह जैविक अजैविक घटकों का यहाँ पर मिला जुला असर देख रहे हैं। पानी पर निर्भर रहने वाले कितने ही वनस्पतियाँ और प्राणी भी। दूसरा है खारे पानी की। तो खारे पानी का मतलब सागरीय जल। सागर बहुत विशाल है, उसमें भी कई विशाल और असंख्य सजीव पाए जाते हैं। सागर तल में उपयोगी वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो सागरीय जीवों को जीवन देते हैं। लेकिन परिसंस्था जो है बच्चों विनाश की ओर जा रहा है और उसका मुख्य कारण कौन है? हम मनुष्य। परिसंस्था में परिवर्तन का अर्थात किसी न किसी सजीव पर उसका प्रभाव पड़ना। जो परिसंस्था सभी सजीवों के लिए जीवन का कार्य करती है, उसी परिसंस्था का विनाश सबसे ज़्यादा मानव ने ही किया है और वह भू और जली दोनों परिसंस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा है। बहुत सारे इस तरह विनाश कार्य किए हैं मनुष्य ने। कौन कौन से किए हैं, कुछ उदाहरण में देख लेते हैं। एक है जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण हमारे पृथ्वी पर मनुष्य जनसंख्या इतनी ज़्यादा हुई है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम परिसंस्था के घटकों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करते जा रहे हैं। दूसरा है शहरीकरण। तीसरा है औद्योगिकीकरण, उद्योग धंधे। तीसरा यातायात के लिए फिर बहुत सारे दुरुपयोग करना परिसंस्था के घटकों का।
पर्यटन के लिए, टूरिस्ट के लिए, टूरिस्टिज्म में भी बहुत नुकसान होता है परिसंस्था का। बांध का भी असर पड़ता है परिसंस्था पर। युद्ध लड़ाई का बहुत असर पड़ता है परिसंस्था पर। तो ये सारी जो कृतियाँ हैं मनुष्य ही करता है और इसलिए मनुष्य ही उसके लिए जिम्मेदार है। परिसंस्था के विनाश के लिए ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो परिसंस्था पर असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि भू क्षेत्र सीमित है, जलीय क्षेत्र के कुछ घटक तो सीमित हैं और उनमें प्रदूषण, उनका दुरुपयोग के कारण हानि पहुंचती है। दूसरा है रहने के लिए फिर शहरीकरण करना। शहरीकरण का मतलब कंक्रीट का जंगल बनाना। जंगल बनाना कंक्रीट का, तो असली जंगल जो है पेड़ पौधों का उसको हटाना। ये सब विपरीत परिणाम परिसंस्था पर पड़ता है। पहले मनुष्य ने इन्हीं जंगल में से रास्ते बनाए, फिर धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि के कारण रहने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, जंगल को हटाकर कंक्रीट का जंगल बनाया। तो बढ़ते हुए शहरीकरण की निरंतर चल रही प्रक्रिया के कारण अतिरिक्त घरों का निर्माण होने लगा। फिर खेती की जमीन कम हो गई, दलदल वाले क्षेत्र कम हो गए, जलाशय का क्षेत्र कम हो गया, जंगल घास के प्रदेश इनका उपयोग किया गया वो कम हो गए, जिसके कारण अन्य जीवों पर इसका असर पड़ता है। इनडायरेक्टली परिसंस्था पर असर पड़ता है। अगला जो कृति है मनुष्य ने वह है यातायात, औद्योगिकरण। हालांकि ये सुविधा ही है सब, लेकिन उसका परिसंस्था पर विपरीत परिणाम हुआ है। उद्योग धंधों के कारण, प्रदूषण के कारण, बढ़ते यातायात के कारण, क्योंकि इन सब के लिए जगह चाहिए और जगह जंगल काट के, नदी के किनारे, नदी का प्रदूषण, ये सब इसमें हानि पहुंचने लगती है प्रकृति को। तो रेल मार्ग हो चाहे जगह रास्ता हो, हर जगह जंगल के रास्ते से बना कर प्रकृति का ह्रास किया है, नुकसान किया गया है। पर्यटन, घूमना फिरना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य ने घूमने फिरने के स्थान में भी प्रदूषण फैला दिया है। प्रकृति का निरीक्षण, मनोरंजन, धार्मिक दर्शनों के लिए बड़ी मात्रा में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं। इन पर्यटकों के लिए ऐसी जगहों के परिसर में बड़े पैमाने पर सुविधा देनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सुविधा चाहिए। तो परिसंस्था के घटकों का अतिरिक्त उपयोग किया जाता है, परिसंस्था में नुकसान पहुंचता है। बांध बहुत उपयोगी है, लेकिन उसके कारण भी परिसर के कुछ घटकों पर विपरीत परिणाम हुआ है, प्रतिकूल परिणाम हुआ है, क्योंकि पानी जो है ज़मीन के नीचे चले जाता है बांध के कारण, और नदी में पानी कम पहुंचता है तो बहाव रुक जाता है और नदियों में जीवित रहने वाले कई प्राणी और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है और उस पर निर्भर रहने वाले कई घटकों पर विपरीत परिणाम होता है। तो बहते हुए पानी की जो परिसंस्था है वह बांध के कारण नष्ट हो जाती है, क्योंकि पानी को हमने रोक लिया है। और पानी रुकने के कारण वहाँ पर एक बड़ा सा तालाब, जलाशय बनता है और पानी स्थिर हो जाता है। तो पानी स्थिर होने के कारण वह फैलता है, जमा होता है। रुकने के कारण पानी का स्तर बढ़ता है तो वह आसपास के क्षेत्रों में दूसरी जगह फैलता है, जिससे परितंत्र का आवास नष्ट होता है बहुत से सजीवों का। और युद्ध से हमेशा ही पर्यावरण को, परिसंस्था को नुकसान ही पहुंचता है, क्योंकि युद्ध में कई जंगल, कई जमीन, कई पर्वत, कई नदियाँ, पहाड़ नष्ट होते हैं, खराब होते हैं, प्रदूषित होते हैं। तो जमीन, पानी, खनिज संपत्ति या किसी आर्थिक राज के कारणों से हमेशा मतभेद, युद्ध होते रहता है।
बम वर्षा होती है, सुरंग विस्फोट किए जाते हैं, जिससे सजीव और निर्जीव घटकों का बहुत ही नुकसान होता है, परिसंस्था पर विपरीत असर होता है। इसलिए हमें संरक्षण बहुत आवश्यक है। किसका? परिसंस्था का। परिसंस्था का संरक्षण मतलब हम अपना स्वयं का संरक्षण करेंगे, सभी सजीवों का संरक्षण होगा। तो जीव मंडल को बचाए रखना है बच्चों, तो परिसंस्था का संरक्षण करना है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है वृक्षारोपण, पौधों को लगाना, उन्हें बचाना, यानी जंगल बनाना, वन बनाना, ये बहुत आवश्यक है। और ऐसे घटकों का उपयोग करना जो हम बार बार यूज़ कर सकें, रिसाइक्लेबल वस्तुओं का उपयोग करना है, ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। अब इन्हीं सब मुद्दों पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय है, फिर इन द ब्लैंक्स। कुछ इस तरह से हैं, जिनके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें चुनना है। पहला अ है हवा, पानी, खनिज, मृदा। हवा, पानी, खनिज, मृदा, मिट्टी, ये सब परिसंस्था के कैसे घटक हैं? तो भौतिक घटक। आ, परिसंस्था नदी, तालाब, समुद्र, तीनों में पानी, अर्थात ये कैसे उदाहरण है? जलीय परिसंस्था के उदाहरण हैं। अगला है ई, परिसंस्था में मनुष्य जो है वो प्राणी किस समूह में आता है? तो निश्चित है कि वह उत्पादक तो है नहीं, विघटक भी नहीं है, वह भक्षक है। तो इस तरह से हमने देखा हमारी परिसंस्था। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।